हेलो फ्रेंड्स, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ेंगे। इसमें 8 लाइन्स 34 वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और पढ़कर एंजॉय करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड द फुल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है। पोएट ने इस छोटी सी पोएम में डीप थॉट को एक्सप्रेस किया है। पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि जो छोटी छोटी नेगेटिविटी को शो करने वाली चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वही कभी कभी लाइफ में पॉजिटिविटी का कारण बन जाते हैं। जैसे इस पोएम में क्रो बर्ड है और दूसरा हेमलॉक प्लांट है। दोनों ही नेगेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यही दो नेगेटिव चीज़ें पोएट की लाइफ में पॉजिटिविटी का कारण बनते हैं। इस पोएम में पोएट ने, फिर से बताती हूँ, दो नेगेटिविटी को शो करने वाले वर्ड यूज किए हैं। फर्स्ट है क्रो और सेकंड है हेमलॉक ट्री। क्रो और हेमलॉक दोनों ही नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं और ये दोनों ही सिंबॉलिक वर्ड्स हैं। इस पोएम का टाइटल है, जैसे कि आप देख रहे हैं, डस्ट ऑफ snow. Dust means flakes. It means the meaning of the title is flakes of snow. Small particles of snow. Small particles of snow. बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। तो दोस्तों आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow, जिस तरीके से एक क्रो यानी एक कौवा, शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन में ड्रॉप डाउन यानी मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? डाल दिया। क्या डाल दिया? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, स्नो के छोटे छोटे टुकड़े। कहाँ से गिरा दिया? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस प्लांट, पॉइजनस ट्री। तो हेमलॉक ट्री से स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल एक क्रो ने जिस तरीके से मुझ पर गिरा दिया, तो उसके इस एक्टिविटी से क्या हुआ? पोएट की पर्सनल लाइफ में क्या हुआ? पोएट उस पेड़ के नीचे से होकर जा रहा था। जब क्रो ने कुछ मूवमेंट किया होगा, या उसने हेमलॉक ट्री से उड़ने की कोशिश की होगी, या उसने उन ब्रांचेस को हिलाया होगा। पोएट का जो मेंटल कंडीशन है उस टाइम वो बहुत डिसअपॉइंटेड था, डिप्रेस्ड था। लेकिन जब वह हेमलॉक ट्री के पास से होकर गुजर रहा था, उस पर स्नो पार्टिकल्स आकर गिरे और हेमलॉक ट्री से गिरे हुए बर्फ के टुकड़े ने पोएट के मूड को पूरी तरह से बदल दिया, उसके डिसअपॉइंटमेंट को दूर कर दिया। इस तरह से पोएट का मूड चेंज हो गया। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और पोएट की लाइफ में इस छोटी सी इंसिडेंस ने उसके हार्ट को बदल दिया। पोएट कहता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को कर दिया अ चेंज ऑफ मूड, और मेरे मूड को भी चेंज कर दिया, बदल दिया। और पोएट का मूड कैसा था उस टाइम? सैड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस था पोएट, टेंस था, बहुत तनाव में था। लेकिन इस इंसिडेंस ने उसके हृदय को और मूड को, दोनों को ही बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया। सेव्ड मीन्स बचाना, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ अ डे दिन का, और दिन के कुछ भाग को बचा लिया। यानी उस दिन का जो शेष समय था, या लाइफ का जो बाकी बचा हुआ समय था, उसको बर्बाद होने से बचा लिया। ऑफ अ डे आई हैड रूड, रूड मीन्स सैड, रूड मीन्स रिग्रेट फील करना।
तो पोएट के मूड के बदलने के साथ ही पोएट ने इस चीज़ को लास्ट के 2 लाइन्स में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। पोएट कहते हैं कि इस छोटी सी इंसिडेंस ने उसके जीवन के या दिन के शेष भाग को उदास रहते हुए, रिग्रेट करते हुए बर्बाद होने से बचा दिया, और इस घटना से पोएट का मूड पूरी तरह से चेंज हो गया, पूरी तरह से बदल गया। कभी कभी हमारे जीवन की बहुत छोटी सी घटना भी जीवन के पूरे रूप को बदल देती है। ठीक ऐसा ही पोएट के साथ भी हुआ। पोएट ने इसमें नेचर के इम्पोर्टेंस को बताया है कि हमारी लाइफ में जो नेचुरल एस्पेक्ट होते हैं वो कैसे हमें रिलैक्स कराते हैं, हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं व्हाट्स द थीम ऑफ दिस पोएम। द पोएट सेज दैट अ वेरी लिटिल इंसिडेंस कैन ट्रांसफॉर्म द डायरेक्शन ऑफ मैन्स लाइफ, and here the poet was going through a poisonous plant named hemlock. He was very tensed and disappointed as the scene describes. It was winter season and the flakes of snow falls on him when the crow shook down its body or the branch. His mood changed automatically and poet's pessimism converts into optimism. Nature relaxes our mood when we get tired from the hustles and bustles of life. तो ये थीम थी इस पोएम की। फ्रेंड्स, देखते हैं व्हाट्स द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। तो राइमिंग स्कीम देखने के लिए हम क्या करते हैं, हर लाइन के लास्ट वर्ड के साउंड को नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड के साउंड से टैली करते हैं कि वो राइम कर रहा है या डिफरेंट साउंड है। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्रो, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है मी। क्रो और मी दोनों का साउंड सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए क्रो के सामने हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं ए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड का साउंड सेम नहीं है, इसलिए वहाँ हम दूसरा लेटर लिखेंगे और वो यहाँ पे लिखा भी है हमने, बी। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं स्नो। क्रो और स्नो, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड, दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, दोनों का सेम साउंड है। दैट्स वाई हेयर इज़ द यूज ऑफ ए। ठीक है, तो इसलिए ए बी ए। फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं ट्री। मी और ट्री दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, बी। तो इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी। सेकेंड स्टैंजा को देखते हैं। यहाँ पर सेम तरीका है राइमिंग स्कीम देखने का। हार्ट लास्ट वर्ड है, हार्ट और मूड एक दूसरे से राइम नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोनों, और हार्ट फर्स्ट स्टैंजा के भी किसी भी वर्ड से राइम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर न्यू लेटर लिखेंगे सी। नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा का जो सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है मूड भी किसी से राइम नहीं कर रहा है, यहाँ न्यू अल्फ़ाबेटिकल लेटर लिख देंगे डी। नेक्स्ट लाइन पार्ट, लास्ट वर्ड है पार्ट। हार्ट और पार्ट एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सेम सी वाला लेटर लिख देंगे। ठीक वैसे ही मूड और र्यूड दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, डी। इस तरह से सेकेंड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है सी डी। व्हाट्स द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम कम्प्लीटली। इस पोएम, पूरी पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो ये हो जाएगा ए बी सी डी। सम स्पेशल नोट्स देखते हैं कि पोएम में क्या स्पेशल नोट्स है। स्टाइल एंड डिक्शन, पर्सनल स्टाइल है जिसे ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल भी कहते हैं। इसमें पोएट ने अपने पर्सनल लाइफ के इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब किया है, इसलिए यहाँ पर पर्सनल स्टाइल है। सेकंड स्पेशल नोट्स है राइमिंग स्कीम, जो अभी मैंने आपको बताया है ए बी सी डी।
एंड वर्ड्स अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज वेरी सिंपल एंड सिम्बॉलिक। पोएट ने 2 सिंबल यूज किए हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री, जो कि निगेटिविटी के सिंबल है। लेकिन इस पोएम में क्रो और हेमलॉक ट्री ने नेगेटिविटी शो नहीं किया, दोनों नेगेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हेमलॉक प्लांट और क्रो पोएट के मूड को चेंज होने का कारण बनते हैं, और दोनों ही यहाँ ऑप्टिमिज्म के सिंबल हैं, नेगेटिविटी के नहीं। दोनों ही पेसिमिज्म के सिंबल इस पोएम में नहीं है। और इमेजरी देखते हैं, विजुअल इमेजरी है। व्हाट इज़ विजुअल इमेजरी? जब भी हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमारे मन में एक इमेज आती है। एक प्लांट है, पोएट जा रहा है प्लांट के नीचे से या ट्री के नीचे से, स्नो गिर रहे हैं, स्नो के फ्लेक्स नीचे पड़ रहे हैं, और स्नो पार्टिकल्स की एक पिक्चर हमारे आँखों के सामने रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये पोएम यहाँ पर समाप्त होती है, जो कि बहुत ही सुंदर पोएम थी पोएट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को बहुत ही खूबसूरती से अपने मन के विचारों को एक्सप्रेस किया है।